सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये कविता राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा लिखी गई थी। वही राम प्रसाद बिस्मिल जिनका नाम काकोरी कांड में लिया जाता है। काकोरी कांड की ये घटना मात्र ही इस कविता को पूरी तरह सिद्ध करता है। आज हम बात करेंगे काकोरी कांड और इस काम से जुड़े सदस्यों की संस्था HRA के बारे में। इस वीडियो में मुख्य रूप से उन सारी घटनाओं का वर्णन किया जाएगा और परीक्षा की दृष्टि से भी ये वीडियो आप सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। 1905 से 1915 का जो समय था, जिसे हम प्रथम क्रांतिकारी आंदोलन के नाम से भी जानते हैं, वो अब बीत चुका था और अंग्रेजी हुकूमत इसका दमन भी जोर शोर से कर चुकी थी। बहुत सारे क्रांतिकारी नेताओं को जेल में डाला जा चुका था और प्रथम क्रांतिकारी आंदोलन को शांत किया जा चुका था। दूसरी क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत की पृष्ठभूमि कैसे बनती है, आइए इसको समझते हैं। प्रथम चरण 1905 से 1915 का दमन हो चुका है। क्रांतिकारियों को फांसी दी जा चुकी है, उम्र कैद की सज़ा हो चुकी है, सजाएं सुनाई जा चुकी हैं। इसके बाद ये वही दौर है जिस समय प्रथम विश्व युद्ध अपने पीक पे है। 1914 से 1980 तक पूरे विश्व में प्रथम विश्व युद्ध के नाम से युद्ध होता है, जिसका असर भारत पे भी पड़ता है। चूँकि भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था और प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन मित्र राष्ट्रों की तरफ से लड़ रहा था, तो उसके ऊपर भी दबाव था। अब भारत को कंट्रोल करने के लिए, सकारात्मक माहौल बनाने के लिए जो अंग्रेजी हुकूमत थी, उसने कुछ क्रांतिकारियों को रिहा करना शुरू कर दिया और भारत के लोगों को यह विश्वास दिलाना शुरू किया कि आने वाले कुछ समय में उनको स्वराज दे दी जाएगी। लेकिन उसी बीच रॉलेट एक्ट आता है। रॉलेट एक्ट के पहले मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की वजह से उन्होंने यह आश्वासन दिया कि आने वाले कुछ समय में हम आपको स्वराज दे देंगे। रॉलेट एक्ट का जो अपोज करने वाली लोग थे, उसमें गांधी जी महत्वपूर्ण हैं। गांधी जी के साथ बहुत सारे लोगों ने रॉलेट एक्ट का विरोध किया, रॉलेट सत्याग्रह के साथ जुड़ के। जलियांवाला बाग हत्याकांड और रॉलेट एक्ट की वजह से जो अंग्रेजी सरकार भारत में सकारात्मक माहौल बना रही थी, वो खराब हो गई। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 से असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू किया और असहयोग आंदोलन में क्रांतिकारी युवा भी जुड़ते चले गए। जिन क्रांतिकारी युवाओं को अंग्रेजी हुकूमत ने रिहा किया था, वो अब क्रांतिकारी के रास्ते पे ना जाकर गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन में जुड़ने लगे। लेकिन 1922 में चौरी चौरा कांड की वजह से असहयोग आंदोलन स्थगित हो गया, जिसमें गांधी जी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। उन्होंने इसको स्थगित कर दिया। इसकी वजह से क्रांतिकारी जो है वो पुनः अपनी मार्ग पर, यानी कि विद्रोह के मार्ग पर चल पड़े। तो यहाँ से पुनः 1924 से एक दूसरी क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत होती है और इसमें हम देखते हैं HRA और HSRA संस्था की स्थापना। तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA संस्था जो थी, इसके संस्थापक कौन थे? सचिंद्रनाथ सान्याल के नेतृत्व में इस संस्था की स्थापना हुई थी अक्टूबर 1924 में। अक्टूबर 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना होती है, जिसमें मुख्य रूप से कुछ और सदस्य भी इसकी स्थापना में सहायता देते हैं, जैसे चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह, भगवती चरण बोहरा। ये 4 नाम आपको याद रखने हैं: राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह। इन चारों को काकोरी कांड के बाद फांसी की सज़ा होती है, तो इन चारों लोगों का नाम आपको याद होना चाहिए। सचिंद्रनाथ सान्याल की एक पुस्तक है बंदी जीवन, जिसमें वो अपने जेल की जीवन को इसमें बताते हैं। इस पुस्तक में HRA का जो विधान था, यानी कि जैसे हर एक देश का अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है, हर एक संस्था का अपना एक विधान यानी कि नियम होता है। इसी तरह HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का जो विधान था, वो था पीला पर्चा। पीला पर्चा की वजह से ही जिनके पास पीला पर्चा होता था, उसे अंग्रेजी हुकूमत HRA का सदस्य समझ के उसको गिरफ्तार कर लेती थी। सचिंद्रनाथ सान्याल को भी इसी की वजह से गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, आगे चल के अभी इसको हम और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। HRA संस्था का क्या उद्देश्य था, इसको समझते हैं। तो HRA संस्था जो थी, वो एक क्रांतिकारी आंदोलन करने वाली संस्था थी। वो भर्ती करती थी लोगों की, उनको प्रशिक्षण, उनको ट्रेनिंग देती थी, धन इकट्ठा करने में उनसे मदद मांगती थी, खुद मदद करती थी, हथियार जुटाती थी
और उसकी वजह से क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम देती थी। अंग्रेजी हुकूमत के विरोध में वो क्रांतिकारी घटनाओं का अंजाम देती थी। दूसरा जो उद्देश्य है वो है पूर्ण स्वायत्तता, यानी कि पूरी तरह से हमको आज़ादी चाहिए। 1919 में जो सुधार किया गया था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, उसमें भागीदारी तो दी गई थी भारत के नेताओं को भी, लेकिन वो ऐसी भागीदारी थी जिसमें इनके हाथ में बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं था। जैसे शिक्षा का मंत्रालय या फिर कह सकते हैं हेल्थ का मंत्रालय, लेकिन वित्त का मंत्रालय अंग्रेजी सरकार के पास ही थी। तो जब वित्त का मंत्रालय नहीं रहेगा तो शिक्षा या हेल्थ का जो मिनिस्ट्री है वो कैसे काम कर पाएगा। तो द्वैध शासन था, बस मुखौटा दिखा के शासन तो वही लोग कर रहे थे। तो इनको पूर्ण स्वायत्तता चाहिए थी। एचआरए का उद्देश्य दूसरा ये था। तीसरा उद्देश्य व्यस्क मतदान। आप देखेंगे 1919 में जो चुनाव किया गया उसमें बहुत कम लोगों को ही वोट देने का अधिकार था। उसमें बहुत सारी क्राइटेरिया थे कि इतना संपत्ति होना चाहिए, तो क्राइटेरिया के बेस पे मतदान कराया गया था। एचआरए का एक उद्देश्य व्यस्क मतदान भी था। ओके, अगला जो है मनुष्य द्वारा मनुष्य का शोषण नहीं किया जाएगा और हर एक मनुष्य को आज़ादी का अधिकार है। तो एचआरए का कुछ मुख्य उद्देश्य है, वो है क्रांतिकारी आंदोलन, पूर्ण स्वायत्तता, वयस्क मतदान और मनुष्य द्वारा मनुष्य का शोषण ना करके उसको आज़ादी देना। एचआरए का उद्देश्य आप अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप इसको लिख सकते हैं। बात करते हैं आगे घटना की। सचिंद्रनाथ सन्याल, योगेश चंद्र चटर्जी, इन दोनों को पीला पर्ची के तौर पे इनको गिरफ्तार कर लिया गया। इनके पास विधान एचआरए मिला, इसकी वजह से सचिंद्रनाथ सन्याल जो कि हेड थे और योगेश चंद्र चटर्जी इनके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद जो पूरा कार्यभार है वो रामप्रसाद बिस्मिल के कंधे पर आ गया। रामप्रसाद बिस्मिल भी एचआरए के सदस्य थे। धन के प्रबंधन के लिए ये लोग क्या करते थे कि जो बड़े बड़े सेठ थे या फिर जो अंग्रेजी हुकूमत थी वहाँ पे डकैती किया करते थे, क्योंकि किसी भी संस्था को चलाने के लिए धन की आवश्यकता तो पड़ेगी ही। तो विथरापुर और द्वारिकापुर, इन दो जगहों पे काकोरी कांड के पहले ये दो जगहों पे डकैती करते हैं। उसके बाद इन्हें धन की और आवश्यकता मालूम पड़ती है, तो 8 अगस्त 1925 को रामप्रसाद बिस्मिल के घर पे, जिनका घर शाहजहांपुर में था, योजना बनाई जाती है, प्लानिंग की जाती है। रामप्रसाद बिस्मिल के घर पे ही क्यों? क्योंकि जिस ट्रेन में ये काम किया गया था, ये कांड किया गया था, वो सहारनपुर से लखनऊ जाने वाली ट्रेन 8 डाउन पैसेंजर ट्रेन थी और इसमें अक्सर रामप्रसाद बिस्मिल जो है यात्रा किया करते थे। उन्होंने बहुत बार ये ऑब्जर्व किया था कि यहाँ से इस ट्रेन में जो सरकारी खजाना है वो अक्सर जाया करता है और लखनऊ जाके वहाँ पे जमा होता है। इसकी वजह से रामप्रसाद बिस्मिल के घर पे जब योजना बनी तो बहुत सारे एचआरए के सदस्य ऐसे भी थे जो कि इसके खिलाफ थे और वो ये चाहते थे कि ऐसा अभी करना सही नहीं है, क्योंकि अभी हम उतने वो नहीं हैं कि हम अंग्रेज़ों से सीधे जाके मुकाबला कर सकें। लेकिन फिर भी कुछ तर्क देने पर रामप्रसाद बिस्मिल के कि धन का प्रबंधन हो जाएगा, पहली बात, और दूसरी बात एचआरए की जो छवि है वो बढ़ जाएगी कि हम लोग सीधे तौर पे जाके अंग्रेज़ों को मुकाबला कर रहे हैं अंग्रेज़ों से। तो अपनी छवि को बढ़ाने के लिए भी रामप्रसाद बिस्मिल ने यह तर्क दिया और सभी लोग मान गए कि ठीक है, अब काकोरी कांड होगा, ट्रेन को लूटा जाएगा। ये बात थी 8 अगस्त 1925 को योजना बन गई। 9 अगस्त 1925 को जब 10 लोग शाहजहांपुर से ट्रेन में चढ़े और सहारनपुर से लखनऊ जाने वाली ट्रेन जो 8 डाउन पैसेंजर ट्रेन थी उसमें जाके बैठ गए। ट्रेन में रखा सरकारी खजाना लूटा जाएगा, उनका ये योजना था और देखते ही देखते इन्होंने अपने काम को अंजाम दिया, उन्होंने ट्रेन लूटी। आगे क्या हुआ इसको समझते हैं। काकोरी कांड में मुख्य रूप से 10 लोग शामिल थे, जिसमें आपको 10 के नाम याद रखने होंगे क्योंकि पेपर में अक्सर इन नामों को एलिमिनेट करने के लिए आ जाता है। रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह और अशफाकुल्ला खां, इन 4 नामों को तो आपको रटा होना चाहिए क्योंकि इन चारों को फांसी हुई थी। और जो नाम है वो है चंद्रशेखर आज़ाद, सचिंद्रनाथ बख्शी, मनमथनाथ गुप्ता, केशव, बनारसी लाल और मुकुंद लाल। ये 6 नाम और ये 4 नाम, चारों को फांसी हुई थी और ये इन 6 जो लोगों को भी कुछ ना कुछ सजा हुई थी, जिसमें से चंद्रशेखर आज़ाद फरार हुए थे। ओके, 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास काकोरी नामक स्थान पर ट्रेन का खजाना लूटा गया, जिसको काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। अब उसमें कौन कौन सी चीज़ें, क्या क्या घटनाएं घटित हुई थी उसको जान लेते हैं, क्योंकि फैक्ट के रूप में ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। 4 जर्मन माउजर पिस्टल यूज किया गया था। एक यात्री उसमें था अहमद अली। अहमद अली की हत्या हो गई थी मनमथनाथ गुप्ता के हाथ से, और ये भी गलती से हुई थी, तो कोई इरादा नहीं था मारने का, लेकिन मनमथनाथ गुप्ता की से एक यात्री की वहाँ पे हत्या हो गई थी उसमें। एचआरए के 40 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। काकोरी कांड के बाद
जब अंग्रेज़ों को ये पता चला तो एचआरए के 40 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन 29 पर ही लखनऊ में केस चला पाए सब। क्यों? क्योंकि सब पर जो है वो साबित नहीं कर पाए सब कि कितने लोग इसमें शामिल हैं। 29 पर लखनऊ में केस चला और 4 लोगों को उसमें फांसी हुई। चंद्रशेखर आज़ाद थे जो वो फरार हो गए, और अशफाक उल्ला खां, सचिंद्रनाथ बख्शी, इन दोनों को जो है वो केस के बाद पुनः केस चला के सज़ा दी गई थी। मैं ये क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं कि किनको पुनः केस चलाकर सज़ा दी गई थी काकोरी कांड में। तो अशफाक उल्ला खां और सचिंद्रनाथ बख्शी को केस चलाकर सज़ा दी गई थी। फांसी जो हुई थी वो 4 लोगों को हुई थी। इन चारों के बारे में भी पूछा जाता है। सज़ा की तारीख क्या थी? 19 दिसंबर 1927। लेकिन इसमें एक जो शख्स थे जिनको राजेंद्र लाहिड़ी के नाम से जाना जाता है, उनको 2 दिन पहले फांसी दी गई थी 17 दिसंबर 1927 को। इनको गोंडा जिले में आज भी लाहिड़ी त्यौहार मनाया जाता है बड़े धूमधाम से, ठीक है। दूसरे जो हैं वो है रामप्रसाद बिस्मिल, जिनको 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर में फांसी दी गई थी। आप देखेंगे यहाँ पे जो जेल रोड है गोरखपुर में, यहाँ पे उनका स्मारक भी बना हुआ है। अशफाक उल्ला खां 19 दिसंबर 1927 को फैजाबाद में जेल में इनको फांसी दी गई थी, और रोशन सिंह जी को 19 दिसंबर 1927 को इलाहाबाद जेल या फिर नैनी जेल में इनको फांसी दी गई थी, ठीक है। अब इनका केस लड़ने वाले सदस्यों का नाम भी पूछा जाता है। तो जो एचआरए की तरफ से केस लड़ रहे थे उनका नाम था गोविंद बल्लभ पंत। इनका नाम आपने जरूर सुना होगा, गोविंद बल्लभ पंत। और जो सरकारी वकील थे वो थे जगत नारायण मुल्ला सरकारी वकील, और एचआरए वकील जो थे वो हैं गोविंद बल्लभ पंत। कुछ लोगों ने इन लोगों की फांसी रुकवाने के लिए वायसराय और प्रिवी काउंसिल के पास वो भी मांगा था कि इनको फांसी ना देके कारावास दे दिया जाए। क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी घटना नहीं थी ये, लेकिन अंग्रेज़ों के जो स्वाभिमान था उस पर ठोस पहुंचाया था इन लोगों ने, इसलिए अंग्रेज़ों ने इनको फांसी देने की ठान ली। डॉक्टर मंजीत सिंह का नाम आता है, जिन्होंने केंद्रीय विधान परिषद में ये प्रस्ताव पारित किया था कि फांसी की सज़ा ना देकर इनको कारावास दिया जाए, लेकिन उस पर 78 लोगों ने हस्ताक्षर भी किया था। वायसराय अस्वीकृति कर दिए इसको, उन्होंने नहीं माना वायसराय, और इनको फांसी की सज़ा सुनाई गई। इसी तरह मदन मोहन मालवीय जो थे उन्होंने शिष्टमंडल भेजा था वायसराय के पास, लेकिन वायसराय ने उसको भी अस्वीकृत कर दिया, उसको भी नहीं माना। अगला बैरिस्टर मोहनलाल सक्सेना का नाम सामने आता है, जिन्होंने प्रिवी काउंसिल को पत्र लिखा था, लेकिन ये भी बहुत कारगर सिद्ध नहीं हुआ, और अंततः इन चारों क्रांतिकारियों को फांसी की सज़ा सुनाई गई और फांसी दे दी गई। तो ये था पूरा काकोरी कांड और एचआरए संस्था। अगले वीडियो में हम एचएसआरए संस्था के बारे में पढ़ेंगे और उसमें जो होने वाले काम हैं उसको देखेंगे। फिलहाल इस वीडियो में आपने क्या सीखा? अगर कुछ सीखा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।